हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब होगा एथिकल थ्योरीज और रिलेटेड, उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो। तो ये जो एथिकल थ्योरीज़ को हम पढ़ते हैं ना, ये आता है हमारा नॉर्मेटिव एथिक्स में। एथिक्स की 4 ब्रांचेज होती है, अभी बताता हूँ। नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है, उसमें से एक ब्रांच होती है नॉर्मेटिव एथिक्स, जो डील करती है इन सब चीज़ों से कि एथिकल थ्योरीज को क्या क्या है, और इन एथिकल थ्योरीज की हेल्प से कौन सा एक्ट एथिकल है और कौन सा एक्ट एथिकल नहीं, ये डिटरमाइन करने की कोशिश करती है। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मेटिव एथिक्स। एक और ब्रांच है, वो है हमारी अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स में बेसिकली क्या होगा ना, एथिक्स को अप्लाई किया जाएगा अलग अलग डोमेन्स में। जैसे मान लीजिए एक लॉयर के लिए एथिक्स क्या होंगे, एक डॉक्टर के लिए क्या एथिक्स होंगे, एनवायरनमेंट के क्या एथिक्स हैं, एनवायरनमेंट को कैसे यूज़ करना है, मतलब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे ज़माना है तो एआई को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब, ये वाला जो एस्पेक्ट है ये आता है अप्लाइड एथिक्स में। ठीक है, एक हमने देखा नॉर्मेटिव एथिक्स, एक हमने देख लिया अप्लाइड एथिक्स। इसके बाद में एक आता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स, मेटा एथिक्स किसके साथ डील करता है? मेटा एथिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मेटा एथिक्स में वी स्टडी ओरिजिन, कि एथिकल कॉन्सेप्ट्स का ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से डिराइव हो रही है ये चीज़ें, कि ये सही है ये गलत है, कैसे, मेटा एथिक्स में पढ़ेंगे। एक होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। कौन सा? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में हम क्या करेंगे कि लोगों को क्या एथिकल लग रहा है क्या नहीं लग रहा, उस सबको डिस्क्राइब करना, उस सबको पढ़ना इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। चारों ब्रांचेज आई होप आपको समझ आई होगी। सबसे पहले हमने देखा नॉर्मेटिव एथिक्स, जिसमें हम एथिकल थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत। अप्लाइड एथिक्स, जिसमें हम एथिक्स को अलग अलग ब्रांचेस पे अप्लाई करते हैं, जैसे हमने एआई का एग्जांपल दिया, डॉक्टर्स का एग्जांपल दिया। उसके बाद में हमने मेटा एथिक्स को पढ़ा। मेटा एथिक्स में हमने क्या किया, अलग अलग जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है एथिकल, उनका ओरिजिन के बारे में हमने जाना। उसके बाद में जो लास्ट ब्रांच है दैट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, लोगों को क्या एथिकल लग रहा है क्या एथिकल नहीं लग रहा है, वो सब होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में। अब मेन हमारे लिए है एथिकल थ्योरीज, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे अब हम। एक थ्योरी आती है यूटिलिटेरियनिज्म की। यूटिलिटेरियनिज्म के एक फेमस प्रोपोनेंट है जर्मी बेंथम। यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली क्या कहता है कि एक एक्ट एथिकल तब माना जाएगा जब वो एक्ट करने से ज़्यादा लोगों का भला हो रहा होगा। एन एक्ट इज कंसिडर्ड एज एथिकल इफ इट रिजल्ट्स इन ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर्स। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर्स। मतलब ये फोकस किस पे कर रहा है? एंड्स पे, है ना। रिजल्ट अब एथिकल माना जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एथिकल रिजल्ट मिलेगा। मतलब एंड्स पे फोकस है, मीन्स पे फोकस नहीं है। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से टॉर्चरिंग अ प्रिजनर टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन इन नेशनल इंटरेस्ट इज एथिकल। मान लीजिए एक प्रिजनर है, उसको मैं टॉर्चर कर रहा हूँ उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, तो ये एथिकल है, क्योंकि एक बंदे को टॉर्चर करके मैं हज़ारों लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर्स। दिस इज एथिकल एज पर यूटिलिटेरियनिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब इसको केसेस पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। सबसे पहले ये वाला केस देखो, ट्रॉली कार एंड वर्कर्स। ठीक है, ये माइकल सैंडल सर के लेक्चर्स हैं तो मैंने वहाँ से पिक किया है। ट्रॉली कार और लेक्चर्स, इसको केस को बड़े ध्यान से समझना। ये एक रेलवे लाइन है, ठीक है, और ये यहाँ से बाइफरकेट होके एक और रेलवे लाइन है। ठीक है, इस रेलवे लाइन पे 5 लोग ईयरफोन लगा के काम कर रहे हैं। ठीक है, इस वाली रेलवे लाइन पे 5 लोग ईयरफोन लगा के काम कर रहे हैं। इस वाली रेलवे लाइन पे एक इंडिविजुअल काम कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, एक फुल स्पीड में एक ट्रेन आ रही है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो अगर ये ट्रेन देखो सीधी जाती गई तो ये 5 लोग मर जाएंगे। अगर ये ट्रेन सीधी जाती गई ना तो ये 5 लोग मर जाएंगे। आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, अगर आपने इसको खींच दिया तो ये ट्रेन जो होगी इस डायरेक्शन में चली जाएगी और सिर्फ एक बंदे की मौत होगी और 5 लोग बच जाएंगे। आपके पास ये 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इस लीवर को खींचोगे या नहीं खींचोगे, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या एथिकल होगा इस सिचुएशन में? अब कोई ये कहे कि नहीं मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ 2 ऑप्शन। ये ट्रेन जा रही है, ये लीवर खींच दोगे तो ये एक मर जाएगा, नहीं खींचोगे तो 5 मर जाएंगे। अब कोई ये कहेगा कि जी मैं तो खींच दूंगा क्योंकि मेरे को तो ये है ना, एक की जान बचानी है, 5 मरे उससे बेटर तो ये है कि एक मर जाए। तो अब मैं आपको ये कहता हूँ कि यार ये ट्रेन का नेचुरल कोर्स तो ये था ना,
आपने इसको धक्के से इसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया, बेचारे इसकी मौत लिखी नहीं थी, आपने मार दिया इसको तो धक्के से। आपको हो गया यार ये बात तो सही है। अब फिर आपने कहा नहीं नहीं एक काम करते हैं, मैं इसको नहीं खींच रहा हूँ यार, ये तो नेचर का मैंडेट है और ये ऐसे होगा। फिर यार तुम्हारे पास ऑप्शन था 5 लोगों की जान बचाने का, तुमने बचाई नहीं। अब आप कहोगे भाई करें क्या इसमें। यही एथिक्स का खेल है कि क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ सब्जेक्टिव है। कोई भी ऑब्जेक्टिव फैक्ट है ही नहीं एथिक्स में कि हाँ यार ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो एथिक्स के अंदर बेसिकली हम ये बता ही नहीं सकते हैं कंक्रीटली कि यार ये ही सही है और कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो दोबारा हमारे इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। अब इस केस में जिसने ये कहा कि मैं इन 5 लोगों को बचाऊंगा, या जिसने भी ये कहा कि मैं एक को बचाऊंगा, अब हम एक और केस लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो केस है ना, ये थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी है, वो एक हॉस्पिटल में जाता है, उसके सारे ऑर्गन्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, उसको बेचारे को सर दर्द हो रहा है, वो हॉस्पिटल में गया डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर हैं, ठीक है, इन्होंने देखा कि यार इसके सारे ऑर्गन्स ठीक है। ये बेचारा एक परेशान व्यक्ति आता है हॉस्पिटल में कि सर मेरा तो सर में दर्द हो रहा है और आप मेरा इलाज कर दो। ठीक है, ये देखता है कि यार मेरे पास ना 5 पेशेंट है, डॉक्टर ये देखता है कि मेरे पास 5 पेशेंट्स है, 5 पेशेंट्स है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, एक को चाहिए, जो ए व्यक्ति है ना इसको आँखों की ज़रूरत है, बी को जो है वो लीवर की ज़रूरत है, सी को हार्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही डी को किसी और ऑर्गन की ज़रूरत है और ई को किसी और ऑर्गन की ज़रूरत है, इन सबको किसी ना किसी ऑर्गन की ज़रूरत है। डॉक्टर देखता है कि यार ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये 4-5 साल बेचारे के पास जिंदा, अभी मैं इसको सर दर्द का इलाज तो मैं इसका कर दूंगा, बट इसके इलाज की वजह से अगर मैंने इनको 5 लोगों को ऑर्गन नहीं दी तो ये 5 मर जाएंगे, ये तो जवान है बेचारे। अब डॉक्टर सोचता है कि क्यों ना मैं इसकी ऑर्गन्स निकाल के और इन 5 को दे देता हूँ, इन 5 की जान बच जाएगी, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर्स। तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा गलत काम कर रहा है, डॉक्टर का काम तो ये है ही नहीं, डॉक्टर का काम तो इसको ठीक करना था। बट यूटिलिटेरियनिज्म ये कह रहा है कि ठीक है यार, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर कर दो। समझ आया? अब आप में से कई लोग इसको बहुत गलत मानेंगे, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अब जिसमें पहले वाले सिचुएशन में जिन्होंने कहा था कि हम 5 को बचाने के लिए 1 को मार देंगे, इस सिचुएशन में आपको वो बात खटक क्यों रही है फिर कि हम एक बूढ़े व्यक्ति को मार के और 5 जवानों को बचा रहे हैं? तो सब कुछ सब्जेक्टिव है। अब यूटिलिटेरियनिज्म में मतलब हमने अभी देखा कि लिमिटेशंस तो है ही कुछ ना कुछ। तो क्या है, देखो, सबसे पहले तो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके राइट्स को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ को पे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स की बात कर रही है। तो LGBTQ कम्युनिटी है, मान लो वो कुछ राइट्स को डिमांड कर रहे हैं, तो यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से ही होगा कि यार क्यों देने हैं राइट्स, क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हमारी वो कह रही है, मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं चाहिए राइट्स, मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के खिलाफ है मान लो, तो यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से तो हम मेजॉरिटी का पर्सपेक्टिव रखेंगे, बस माइनॉरिटी को इग्नोर कर देंगे, तो ये तो गलत है। अब इट डज नॉट अकाउंट फॉर थिंग्स लाइक इमोशंस, कल्चर, ये सब को देखता ही नहीं है। हमने सिर्फ ये देख लिया कि यार ये ट्रेन आ रही है और इस ट्रेन पे एक जगह 5 लोग जाएंगे और एक जगह 1 लोग मरेगा, हमने सोचा कि यार 1 को मार देते हैं, 5 की जान बचा लेते हैं। अरे भाई उस एक के इमोशंस का भी तो समझो। उस बेचारा जो एक व्यक्ति है, हो सकता है वो सिंगल लर्नर हो सकता है उसकी कोई बहुत सीवियर सिचुएशन और हमने उसको मार दिया जस्ट बिकॉज 1 की जान जो थी वो 5 की जान से कम वैल्यूएबल थी हमारे हिसाब से। तो इंडिविजुअल के इमोशंस को हमने नज़रअंदाज कर दिया। यूटिलिटेरियनिज्म में कोई ग्रे एरिया है ही नहीं। यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से थिंग्स या तो सही है या गलत है। 5 लोगों को बचाना सही है, 1 को बचाना गलत है। यूटिलिटेरियनिज्म सीधा ये बात कहता है कि क्या सही है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, सीधी बात। अब यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से जो एंड्स है ना वो इम्पॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था। तो ये एंड्स को जस्टिफाई कर देता है मीन्स की कोस्ट पे। अब डॉक्टर ने एक बूढ़े व्यक्ति को मार के, एक बूढ़ा व्यक्ति था उसकी सारे 5 ऑर्गन्स निकाल के किसी 5 इंडिविजुअल को दे दिए, तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या जस्टिफाई करेगा, देखो 5 लोगों की जानें बच गई, एक एक्ट से डॉक्टर के 5 लोगों की जानें बच गई, वो इस चीज़ पे ध्यान देगा। इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा इस डॉक्टर ने एक बेचारे की जान ले भी ली, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो ये यूटिलिटेरियनिज्म है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट थ्योरी, बिल्कुल अपोजिट, डीऑन्टोलॉजी।
डीओंटोलॉजी किसने दी थी? इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट डीओंटोलॉजी के सबसे ज़्यादा बड़े सपोर्टर रहे हैं। डीओंटोलॉजी बेसिकली क्या है? ड्यूटी बेस्ड अप्रोच। ये वही वाली बात करता है, कर्म करो, आपको मीन्स के ऊपर फोकस करना है, एंड्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, मीन्स के ऊपर ध्यान देना है। आपके जो मीन्स है ना वो सही होने चाहिए। अगर आपके मीन्स एथिकल है तो आपका एक्ट एथिकल माना जाएगा। सर ये तो बिल्कुल उल्टा है जो यूटिलिटेरियनिज्म ने कहा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऑपोजिट। जहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म ये कह रहा है कि एंड्स इंपॉर्टेंट है, डीओंटोलॉजी ये कह रहा है कि नहीं भाई, मीन्स इंपॉर्टेंट है, मीन्स से आपके एथिक्स डिटरमाइन होंगे। समझ आया डिफरेंस? तो दो थ्योरी, दोनों वाइडली एक्सेप्टेड, दोनों के बहुत फेमस प्रोपोनेंट्स, और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट। अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर कौन सा चीज़ एथिकल थी कौन सी नहीं थी, मैं कैसे बता दूं? क्योंकि सबकी इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन है। तभी कहा एथिक्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर। एसेंस वाले पार्ट पे दोबारा जाओ, एथिक्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर। तो एंड्स, मीन्स, ठीक है, सारा खेल मीन्स और एंड्स का ही है। जैसे मैंने गीता का एग्जाम्पल दिया, गीता में भी तो ये कहा गया कि कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। वो भी डीओंटोलॉजिकल अप्रोच ही हो गई एक हिसाब से। अब देखो, अब थोड़ा सा और इस केस में जाते हैं। अब युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य का केस देखते हैं। युधिष्ठिर ने, आपने महाभारत के बारे में सुना होगा थोड़ा बहुत कि द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा, ठीक है। अब युधिष्ठिर जो है ना, वो धर्म के एक टाइप से अवतार माने जाते हैं कि यार धर्म, मतलब युधिष्ठिर जो है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अब क्या होता है कि एक हाथी है, उसका नाम अश्वत्थामा है, महाभारत की बात है। भीम ने हाथी को मार दिया, भीम ने हाथी को मार दिया क्योंकि द्रोणाचार्य, ये क्या था बेसिकली, द्रोणाचार्य जो थे ना वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे, गुरु हैं और वो कौरवों की साइड से युद्ध कर रहे हैं। तो अब कृष्ण भगवान को ये हुआ कि यार इनको कंट्रोल तो करना पड़ेगा, वरना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अधर्म जीत जाएगा, है ना, या फिर डिले हो जाएंगी चीज़ें। तो युधिष्ठिर को कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम द्रोणाचार्य से ये कहोगे कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। तो ऐसा ही होता है। अब भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा और भीम ने पूरे माहौल बना दिया कि मैंने अश्वत्थामा को मार गिराया, मैंने अश्वत्थामा को मार गिराया। द्रोणाचार्य जो अश्वत्थामा के पिता थे उनको स्ट्रेस हो गया, वो गए युधिष्ठिर के पास सीधा। युधिष्ठिर पांडवों की तरफ से, पांडवों के सबसे बड़े भाई, वो युधिष्ठिर के पास जाके बोलते हैं क्या ये बात सच है? तो युधिष्ठिर ने थोड़ी सी बात मैनिपुलेटिव वे में कही जिससे द्रोणाचार्य को लगा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। ऑल्दो युधिष्ठिर ने ऐसी बात बोली थी कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, बट वो श्लोक के हिसाब से द्रोणाचार्य का फोकस गया अश्वत्थामा मारा गया पे। द्रोणाचार्य को ये होगा कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। तो अब ये दो, अब डिओंटोलॉजी के हिसाब से युधिष्ठिर का ये बोलना, युधिष्ठिर का ये झूठ बोलना कि अश्वत्थामा मारा गया, ये अनएथिकल है। डीओंटोलॉजी के हिसाब से अनएथिकल है क्योंकि आपने कर्म जो है, आपने मीन्स जो है वो सही नहीं चुने, आपने गलत चीज़ का सहारा लिया। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म इसी चीज़ को एथिकल बता रहा है। यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से यही चीज़ जो है वो बहुत एथिकल है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो महाभारत का युद्ध बहुत दिनों तक और चलता, बहुत सब लोगों की और डेथ होती। ऐसे ही एक और केस, कर्ण। कर्ण भी महाभारत में थे। अब कर्ण को अर्जुन ने तब मारा जब कर्ण अपने युद्ध उस पे नहीं थे, रथ पे नहीं थे, उनका पहिया फंस गया था युद्ध भूमि के बीच में। और उस टाइम पे अर्जुन ने ये सोच के कि हाँ भाई, क्योंकि कर्ण बहुत बड़े वॉरियर थे, ऐसी बात नहीं है कि कर्ण वॉज नॉट अ गुड वॉरियर, कर्ण वॉज अ वेरी गुड वॉरियर। तो अब पता है कृष्ण भगवान को सब चीज़ पता है भाई कि कौन कैसे मरेगा और कैसे हमें सब कुछ सेट करना है, इस सब का वो लेखा जोखा है उनके पास। वो अर्जुन को कहते हैं कि कर्ण के ऊपर बाण चलाओ, कर्ण अपने युद्ध पे नहीं है, अपने उस पे रथ पे नहीं है, फिर भी इसके ऊपर बाण चलाओ। तो डीओंटोलॉजी तो ये कह देगी, अब डीओंटोलॉजी के हिसाब से तो मीन सही नहीं है भाई, युद्ध के नियम के हिसाब से तो बाण नहीं चलाना चाहिए था अर्जुन को। तो युद्ध के नियम के हिसाब से, डीओंटोलॉजी के हिसाब से दैट एक्ट वाज अनएथिकल। बट यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, कर्ण नहीं मरेगा तो युद्ध लंबा चलेगा, हो सकता है पांडवों की हार हो जाए, ये सब भी तो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस वाज एथिकल। तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट, दोनों थ्योरी बिल्कुल ऑपोजिट, दोनों थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड और दोनों अलग अलग बातें कर रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है, आपको अपनी केस स्टडीज़ में या आपको अपने किसी भी क्वेश्चन में आंसर में जब आप लिखोगे, अगर आप मीन्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, अगर आप मीन्स के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आप डीओंटोलॉजी को साइड कर दोगे। तो आप लिखोगे एज पर डीओंटोलॉजिकल अप्रोच ये सही है, लेकिन अगर आप अपने आंसर्स में आपने स्ट्रेस एंड्स के ऊपर ज़्यादा दिया है तो आप ऑटोमेटिकली यूटिलिटेरियनिज्म को साइड करोगे, क्या यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से ये है। और अगर एग्जाम में दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप अपना एक कंपैरिजन दिखा के इनके बीच में कि ये यूटिलिटेरियनिज्म कहता है, ये डिओंटोलॉजी कहती है, और फिर आपको जो सही लगता है आप उसको बोल सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग
हमें दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए, इस हिसाब से आप एक न्यूट्रल आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब वर्च्यू एथिक्स, नेक्स्ट है वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स सीधी बात कहता है कि यार कोई एथिकल डिलेमा है, मान लो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। आपके पास 2 रास्ते हैं या लेट्स से 4 रास्ते हैं, ए, बी, सी और डी। अब आपके पास डिलेमा है कि यार मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूं। वर्च्यू एथिक्स के हिसाब से आप वो रास्ता चूज़ कीजिए जो कोई वर्चुअस इंसान चूज़ करता। कोई भी वर्चुअस इंसान, कोई भी अच्छी वैल्यूज़ वाला इंसान जिस रास्ते को चूज़ करता, आप उसी रास्ते को चूज़ कीजिए। ये है वर्च्यू एथिक्स। सुपर नेचुरलिज्म स्कूल है एक। सुपर नेचुरलिज्म स्कूल क्या कर रहा है कि ओनली सोर्स ऑफ एथिक्स इज गॉड, कि सुपर नेचुरल कह सकते हैं ना, कि गॉड्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि एथिक्स का सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है भगवान। ये सुपर नेचुरल स्कूल कहता है। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट क्या कहता है कि देखो, आप कोई भी एक एक्ट करते हो सकता है उस एक्ट का कोई साइड इफेक्ट हो जाए। हो सकता है एक एक्ट आपने किया जिसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको एक नेगेटिव वो मिल गया, कोई रिजल्ट मिल गया थोड़ा बहुत। आपका इंटेंशन अच्छा करने का था, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से आपको एक नेगेटिव इफेक्ट मिला। तो ये साइड इफेक्ट जो है ना वो परमिसिबल है अगर आपका इंटेंशन अच्छा था तो। इसको समझते हैं अब। जैसे मान लीजिए मदर की लाइफ डेंजर में है, उस टाइम पे अबॉर्शन किया जाता है। मदर की लाइफ डेंजर में है, उस टाइम पे अबॉर्शन किया जाता है। अबॉर्शन में अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक फीटस को हमने किल कर दिया है, एक फीटस को किल कर दिया। हो सकता है जनरल पर्सपेक्टिव से हम अबॉर्शन को गलत बताएं, कि जनरली मान लीजिए कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसमें हमने अबॉर्शन किया तो वो गलत मान सकते हैं। बट इस केस में अबॉर्शन को गलत मानना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मदर की लाइफ बचाने का हमारा इंटेंशन था, जिसकी वजह से जो अबॉर्शन था ये एज अ साइड इफेक्ट आया हमारे पास। ठीक है, इसके लिए एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपके पास, आप बड़े ही शरीफ से व्यक्ति हैं, ठीक है, और आपकी फैमिली में एक दिन चोर घुस आए। ठीक है, ये चोर घुस आया और इसने क्या किया, पिस्टल पॉइंट कर दी। ठीक है, इसने पिस्टल पॉइंट कर दी आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट। ठीक है, और अगर आप पीछे खड़े हो, यहाँ पे ये ग्रे वाले आप हो, ठीक है, आप पीछे खड़े हो, आपके हाथ में एक डंडा है। अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप ये डंडा इस चोर के सिर पे मार दीजिए जिससे इसकी पिस्टल गिर जाएगी, आप इसको पकड़ लोगे, आपके पेरेंट्स की जान बच जाएगी। तो अब आपका इंटेंशन, अब देखो आपने मान लो इसको डंडा मारा, ये गिरा, इसको आपने पुलिस को थमा दिया और आपके पेरेंट्स की जान बच गई। यहाँ पे आपका इंटेंशन क्या था? अपने पेरेंट्स की रक्षा करना, अपने पेरेंट्स को बचाना। आपका इंटेंशन जो था वो ये था, ना कि चोर को मारना। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट है कि आपने एक एथिकल एक्ट अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, जो कि एज अ साइड इफेक्ट, हम इसको ऐसा कहेंगे, ये थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट था बट ये साइड इफेक्ट था एक एथिकल एक्ट का, तो ये परमिसिबल है। बट अगर मान लीजिए ये सिचुएशन ही नहीं है, आपके पास एक डंडा है और ये ऐसे ही कोई व्यक्ति और आप इसके सर पे मार रहे हो, ये अनएथिकल है। क्यों अनएथिकल है? क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपका इंटेंशन ही कुछ और है, यहाँ पे आपका इंटेंशन ही मारना है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट समटाइम्स इट इज परमिसिबल टू कॉज हार्म एज अ साइड इफेक्ट। हार्म एज अ साइड इफेक्ट, ये एम्फेसिस देना इसको, एज अ साइड इफेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट गुड रिजल्ट्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट्स। अब देखो हेडोनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। हेडोनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कह रहा है कि जो प्लेजर है ना, प्लेजर दैट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, हर इंडिविजुअल का प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? प्लेजर। ये कौन कह रहा है? हेडोनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। वहीं पे जे.एस. मिल इसको बिल्कुल काउंटर कर देंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कह रहा है? सेल्फिशनेस जो है दैट इज द प्राइमरी कॉज विच मेक्स ह्यूमन लाइफ अनसेटिस्फैक्टरी। बताओ, हेडोनिस्टिक स्कूल क्या कह रहा है कि प्लेजर जो है वो जो है प्लेजर ही है जो हमको सेटिस्फाई करता है। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कह रहा है कि जो ये सेल्फिशनेस है ना, प्लेजर को सेल्फिशनेस से हम वो कर सकते हैं, जो ये जो सेल्फिशनेस है ना, ये सारी ह्यूमन लाइफ को अनसेटिस्फैक्टरी बनाने का कारण ही है। जे.एस. मिल ये कह रहे हैं। ये फिर से अपोजिट बातें हो गई यार, अब क्या करें? बस जैसे आपको आंसर लिखना है, जो चीज़ आपको एप्ट लग रही है आंसर में उसको कोट कर दो, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपका एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी डेवलप होगा कि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती है। वाइट और ब्लैक सिर्फ कलर्स हैं, सॉरी, वाइट और ब्लैक, दीज आर ओनली कलर्स। लाइफ में कोई भी चीज़ वाइट या ब्लैक नहीं होती, एवरीथिंग इज़ ग्रे। किसी भी चीज़ के कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। ठीक है,
चलिए, अब एक कॉन्फ्यूशियस का एक गोल्डन रूल है, इसको भी कोट करना याद रखना, वी शुड डू टू अदर्स व्हाट वी वांट अदर्स टू डू टू अस, कि हमें लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ बर्ताव करें। ईजी है, सिंपल। तो ये एथिकल थ्योरीज आपको समझ आई होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट अभी हमने मेजर ग्लांस ले लिया इस टॉपिक का, और ज़्यादा डेप्थ में जाने की अभी नीड नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हमारा लास्ट पार्ट इस यूनिट का, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। देखो, सबसे पहले तो प्राइवेट रिलेशंस क्या होते हैं, पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं, इसको समझते हैं। प्राइवेट रिलेशन बेसिकली क्या हुआ, मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन, मेरा अपनी लाइक बहन के साथ रिलेशन, मेरा अपने भाई के साथ रिलेशन, मेरा अपनी फैमिली के साथ रिलेशन, एक हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन, ये सब क्या है, प्राइवेट रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन क्या होंगे, एक पुलिस वाले का एक पुलिसमैन का रिलेशन एक जज के साथ, ये पब्लिक रिलेशन है, ठीक है। तो प्राइवेट और पब्लिक लाइफ समझ आया क्या है, प्राइवेट रिलेशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन क्या होते हैं। चलिए, प्राइवेट रिलेशन में जो होता है ना, वन एक्सप्रेसेस देयर ट्रू एंड कोर पर्सनैलिटी। हम ऐसे कहते हैं ना, कई बार ऐसे होता है कि यार जो इसका सबसे पुराना दोस्त होगा ना, वो इसके बारे में सारी डिटेल बता देगा कि ये कैसा है और कैसा नहीं है। हम जैसे कोई रिश्ते की बात होती है या फिर कोई ऐसे जांच पड़ताल करते हैं कि यार हमें है ना किसी एक XYZ घर में रिश्ता करना है, तो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, तो हम पब्लिक रिलेशन में ऑफिस में भी बात करते हैं, और उससे ज़्यादा स्ट्रेस किस पे देते हैं, प्राइवेट रिलेशंस पे, है ना, कि इसके कोई रिश्तेदार से पूछ लें, क्योंकि जो प्राइवेट रिलेशन होता है ना, इसमें आपकी कोर पर्सनैलिटी झलक के आती है। हो सकता है आप बड़े ही शरीफ हो ऑफिस में, किसी से कुछ बात ही ना करते हो, लेकिन प्राइवेट रिलेशन में अपने दोस्तों के साथ आप बहुत ही ज़्यादा जॉयस फील करते हो, बहुत अच्छे से घुलते मिलते हो, बहुत मज़े करते हो। तो आपकी जो ट्रू पर्सनैलिटी है ना, जो कोर है आपकी पर्सनैलिटी का, कि आप मस्तीखोर हो मान लो, वो प्राइवेट रिलेशन में निकल के आती है। मान लीजिए एक पुलिस वाला है, ठीक है, ये पुलिस वाला है, बड़ा ही मजाकिया किस्म का स्टैंड अप कॉमेडी करता है साइड बाय साइड। अब ये एक केस के सिलसिले में जज के सामने कोर्ट में गया हुआ है, तो ये जज के सामने मजाक थोड़ी कर पाएगा, जज को जोक थोड़ी सुना देगा कि सर आपको मैं एक जोक सुनाता हूँ, नहीं। लेकिन प्राइवेट रिलेशन में मान लो एक घर पे पार्टी चल रही है, वहाँ पे इसके 5 दोस्त आए हुए, तो वहाँ पे तो ये मस्त बढ़िया बढ़िया जोक सुनाएगा कि अरे एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ। तो कोर पर्सनैलिटी जो है ना, ट्रू और कोर पर्सनैलिटी, वो कहाँ निकल के आ रही है, आपकी प्राइवेट रिलेशन में ही आ रही है, ठीक है। प्राइवेट रिलेशन में जो हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, उसमें जो हमारे इमोशंस है वो ओवरवेलम होते हैं। हम इमोशनली सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते यार रूल्स के हिसाब से ये है, या फिर इस रूल के अकॉर्डिंग तो यार इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचते हैं कि नहीं यार, हमारा ये पर्टिकुलर एक्ट है, इस एक्ट के वजह से या फिर मेरे इस डिसीजन की वजह से उसको बुरा लगेगा या कि कोई हर्ट होगा, तो ये एक्ट नहीं करते हैं। तो इमोशंस जो है ना, वो फ्रंट सीट पे आ जाते हैं। वहीं पे पब्लिक रिलेशन में ना इमोशंस काम नहीं करते, पब्लिक रिलेशंस में कोड ऑफ कंडक्ट काम करता है, ठीक है। प्राइवेट रिलेशन में जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन है ना, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। प्राइवेट रिलेशन में ऐसे नहीं होगा ना कि एक मान लो कि 4 दोस्तों ने समय दिया कि यार तेरे को ना 8 बजे पहुंचना है एक पार्टी हॉल में, और आप मान लो 8:10 पे आए, तो आपको सज़ा थोड़ी हो जाएगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि आपकी सैलरी काट लेंगे। लेकिन पब्लिक रिलेशन में मान लो आपको कोर्ट में टाइम दिया गया है कि आपको 8 बजे पेश होना है, और आप 8 बजे नहीं आते हो, तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, आपको सुनाया भी जा सकता है, ठीक है। पब्लिक रिलेशन में बेसिकली क्या होगा, लॉज और नॉर्म्स के हिसाब से डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है। अब रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, हमने वैल्यूज़ पढ़ा क्या है। अब फैमिली का कोई रोल है क्या, हमारी जो भी वैल्यू है उसमें वो इनकलकेट करने में हमारी कोई फैमिली का रोल होता है क्या। यस, होता है। कैसे, सबसे पहले तो बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स को देख के सीखता है। आप देखोगे कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें हस्बैंड और वाइफ जो है ना, म्यूचुअली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो वो बच्चा जब देखता है इस चीज़ों को कि यार कि हाँ हस्बैंड वाइफ मेरे मम्मी पापा दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसके मन में क्या आता है, एक कि इक्वालिटी है, कि हाँ यार फीमेल और मेल्स इक्वल होते हैं, तो मुझे भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उसके अंदर वैल्यू सिस्टम बन जाएगा उसका कि हाँ मेरे को हर लड़की की या लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट अगर मान लीजिए एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, हस्बैंड अपनी वाइफ को पीटते हैं या वाइफ अपने हस्बैंड को पीटती है, इस सिचुएशन में जो बच्चा होगा उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ यार एक जेंडर डोमिनेटिंग होता है, हो सकता है उसके अंदर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े इस चीज़ों का। तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। मान लीजिए एक कोई बच्चा है, वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे पापा जो है वो हमेशा ही सच बोलते हैं, तो उसको ये हो जाएगा कि सच बोलना ही एथिकल है। या एक बच्चा है वो ये देख रहा है कि हाँ मेरे पापा हमेशा ही झूठ बोलते हैं, तो उसको ये हो जाएगा कि हाँ झूठ बोलना अच्छी बात होती है।
तो पेरेंट्स को देख देख के बंदा सीखता है। फिर फैमिली इज़ द फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, परिवार ही हमें सबसे पहले सिखाता है, हमारा फैमिली ही सिखाती है कि बेटा ये सही होता है, ये गलत होता है, बेटा मारते नहीं है, बेटा नहीं आपको किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब फैमिली सबसे पहले सिखाती है। उसके बाद में टीचर सिखाते हैं हमें कि हाँ बेटा आपको ये करना चाहिए, आपको ट्रूथ बोलना चाहिए। तो ये ऐसे साइकिल चलती है। तो सबसे पहले हमारे इन्फ्लुएंस में कौन आते हैं? हमारे पेरेंट्स। और सॉरी, हम सबसे पहले किनके इन्फ्लुएंस में आते हैं? पेरेंट्स के। सॉरी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अगेन आप देख देख के चीज़ों को समझते हो, वही वाली बात कि हाँ यार हमने देखा कि हाँ ऐसे काम होता है तो हम भी वैसे ही करते हैं। फिर मोरल स्टोरीज एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें सिखाते हैं कुछ, हमें कहानियाँ सुनाते हैं कि हाँ एक ये पर्टिकुलर कहानी है, इस कहानी का अल्टीमेटली सार क्या बताया जाएगा कि हाँ इसीलिए आपको हमेशा ट्रूथ बोलना चाहिए। दादी और नानी की जो कहानियाँ सुनाते थे बचपन में, ठीक है, तो उसका उसका सोल मोटिव क्या होता था कि यार आपके अंदर अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है। ठीक है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है आपकी अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट करने में? जैसे आपके स्कूल का एग्जांपल, आपके स्कूल ने आपको क्या सिखाया? अभी मत कहना कुछ नहीं सिखाया। आपके स्कूल ने सबसे पहले क्या सिखाया आपको? पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी कैसे? आपके स्कूल का एक फ़िक्स टाइमिंग होता था कि 1 बजे लेट्स से 7 AM आपका स्कूल स्टार्ट होगा जी, और आपको 1 PM आपकी छुट्टी होगी, उसके बाद में आप घर जाओगे। तो आपको 7 बजे अगर स्कूल पहुंचना है तो आपको 6:15 पे आपको अपने बस स्टॉप पे आ जाना है जहाँ से आपको बस पिक करेगी। तो एक पंक्चुअलिटी का शेड्यूल बन गया आपका कि 6:15 जाएंगे, उसके बाद में 2 o'clock हम वापस घर आएंगे, फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर होमवर्क करेंगे। तो आपको एक टाइम पे स्कूल जाना है, टाइम पे आपको काम करना है। पंक्चुअलिटी आपको सिखाई गई, आपको डिसिप्लिन सिखाया गया। डिसिप्लिन कैसे? यूनिफॉर्म, कि आपको ये पर्टिकुलर हमारे स्कूल की ये यूनिफॉर्म पहन के आनी है ना। बचपन में जो 9th-10th में जब बच्चा होता है तो उसको शुरुआत उसके वो कहते हैं कि हाँ अभी अभी इसमें जवानी आ रही है, तो वो क्या करता है? नैरो जीन्स, बिल्कुल ऐसे जो ट्राउजर्स होते हैं उनको बिल्कुल नैरो करा के पहनेंगे, बाल खड़े करेंगे, है ना, स्पाइक्स बनाएंगे हम। तो ये फेजेस होते हैं। स्कूल मना करता है, स्कूल हमेशा कहेगा अरे भाई तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, या फिर टाई को सेकंड थर्ड बटन तक ले आएंगे ऐसे नीचे करते करते, आई कार्ड नहीं पहनेंगे, अलग टशन में रहते हैं बच्चे। स्कूल पनिश करता है उस चीज़ों के लिए। तो स्कूल हमें सिखाता है कि भाई डिसिप्लिन रहो। स्कूल हमें बता रहा है कि भाई यूनिफॉर्म पहनो, सबको एक जैसी यूनिफॉर्म पहननी है ना। तो ये सब डिसिप्लिन सिखाने के तरीके हैं, ये स्कूल सिखाता है हमें। फिर इक्वालिटी कैसे? हमारे जो ज़्यादातर स्कूल्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर स्कूल जो कोएड है। अब कोएड स्कूल्स के अंदर क्या होगा? मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। टीचर्स भी मेल्स फीमेल्स होंगे, तो हमें देख के ये थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू तो नहीं आएगी हमारे अंदर। उसके बाद में हर कास्ट का इंसान होगा, हर रिलीजन का इंसान होगा। तो हम फ्रेंड्स जब बनाएंगे उस टाइम पे, जब आप मान लीजिए 3rd-4th क्लास में, तो आपको कास्ट और रिलीजन की इतनी सेंस थोड़ी है। तब आप ये थोड़ी देख के बनाओगे फ्रेंड कि ये मेरी कास्ट का है तो मैं इसको फ्रेंड बनाऊँ। फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप्स कास्ट और रिलीजन देख के तो होती ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इक्वालिटी की वैल्यू भी आपको स्कूल सिखाता है। ठीक है। तो ये रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यू डायरेक्टली मेंशन टॉपिक है आपके सिलेबस का। इसी के साथ हमारी एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की जो यूनिट है ना वो कंप्लीट हो जाती है। अब अगर आपको इसमें और कोई भी डाउट है, अब आप ये सोचोगे यार आपने तो 1-1.5 घंटे में भी ये पूरी करवा दी, ये तो आपने बहुत फास्ट किया, लेकिन हमने हॉलिस्टिकली चीज़ों को कवर किया है। ठीक है, वीडियो वॉज हॉलिस्टिक। ठीक है, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आपको पता लगेगा कि हाँ ऑलमोस्ट चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। नो डाउट कुछ चीज़ें रही होंगी, उसको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आप पढ़ लेना, या फिर आपके जो खुद के नोट्स हैं आप अभी अपने नोट से वैल्यू एडिशन कर लेना। ये बेसिकली आप इसको एक बार ये समझ लीजिए कि इट वाज अ टाइप ऑफ क्रैश कोर्स। ये आपका फर्स्ट यूनिट का क्रैश कोर्स था। ठीक है, एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी, बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हाउस ऑफ एस्पायरेंट्स के टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा उसका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।